सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। और काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी, एक क्लास हमने लिया था उत्तर लेखन अभ्यास पर, है ना। आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है और अगले साल 2025 में जनवरी के माह में आपका जो मुख्य परीक्षा है, जो आपका मेंस है, उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे फर्स्ट वीक में ही। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है उस समय तक, है ना, वो समय आते आते कि हम आंसर राइटिंग में एकदम प्रचंड हो जाएं, आंसर राइटिंग में हम एक्सपर्ट हो जाएं। आंसर राइटिंग में बेहतर होने का तरीका क्या होता है? आंसर राइटिंग में बेहतर होने का तरीका होता है कि करीबन आपके पास 9 से 10 महीने साल भर का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो। उसके लिए हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा, रोड एक्सीडेंट्स इन बिहार पर वो आंसर राइटिंग है। इस आंसर राइटिंग को कैसे हम कर रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर होता है, जो बिहार के लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें जो सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स आते हैं, जो भी डेटा दिया जाता है, उस डेटा को हम सेग्रीगेट करते हैं, उसके सोशल एस्पेक्ट को समझते हैं, उससे क्या सवाल बन सकते हैं, इस तरह से हम आंसर राइटिंग करते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं आज का। तो आज का ये जो आर्टिकल है वो ये है कि विकास के रास्ते में क्यों भटका बिहार। ठीक है, पूनम गुप्ता इसकी राइटर है और इन्होंने काफी खूबसूरती से बताया कि भारत को अगर आने वाले वक्त में विकसित देश बनना है तो पहले बिहार का डेवलपमेंट करना जरूरी है। और यहां पर आप देखिएगा कि लेखक जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की ये महानिदेशक है। तो इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल फुल ऑफ फैक्ट्स है, तो इस फैक्ट्स को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ जो हमारे पास अभी रिसेंटली 2022-2023 का इकोनॉमिक सर्वे है, उससे हमें जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं उसको हम समझेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में किस किस डायमेंशंस की बात की गई है उसको समझेंगे और आंसर आपको किस तरह से बनाना है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे की तरह भी आ सकता है ये टॉपिक, या फिर आपको जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, या जीएस पेपर 2 में जहां पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपसे ये सवाल बन सकता है कि इफ यू वांट टू make India as, or if you want to develop India as a developed country in 2047, it is necessary to develop Bihar। यानी कि बिहार का विकास अनिवार्य है अगर आप भारत को एक विकसित देश के रूप में दुनिया भर में पोर्ट्रे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बारीकियां लिखी हैं, लेकिन उसके पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आप आंसर को स्ट्रक्चराइज कैसे कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बार बार हर क्लास में बोले हैं, ये उत्तर लेखन अभ्यास जो आपका क्लास है इसमें भी हम आपको यही बात बोलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जो भी पूछा जा रहा है आप उसको इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दीजिए, बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। आप जो भी पूछा जा रहा है उसको एड्रेस कीजिए, उसके इंट्रोडक्शन से उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट यू स्टार्ट द टॉपिक। बहुत पीछे आपको हिस्ट्री जाने की जरूरत नहीं है। बॉडी में क्या आप लिखते हैं कि वो जो भी चीज हुआ है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है ना, उसके क्या अफेक्ट्स पड़ेंगे, अफेक्ट यानी कि उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और प्रभाव भी आपको लिखना है मल्टी डायमेंशनल, जहां पे आप इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, फिर आप अपना सोशल प्रभाव लिख रहे हैं, किसी एक सेगमेंट में प्रभाव, महिलाओं पे क्या प्रभाव है, SC/ST कम्युनिटी पे क्या प्रभाव है, या अब उसका अगर कोई ऐसा टॉपिक है उसका जानवरों पे क्या प्रभाव है। तो कॉज एंड अफेक्ट आपको समझना है, जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको आपको आपके बॉडी में डिस्कस करना है। नाउ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो आपने एक पार्ट में बॉडी को में प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है और फिर सेकंड पार्ट में आप उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कीजिए और सॉल्यूशन को भी आप मल्टी डायमेंशनल लिखने की कोशिश करें। लास्ट में आप वे फॉरवर्ड करते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना है कि ये लिखना है वो लिखना है, इस तरह से आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए, उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपका आंसर होगा। अगर आप फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक कंसिस्टेंट आंसर लिख रहे हैं, एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिख रहे हैं, तो ये इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी पता चलती है। बस आप इसमें डिफरेंस क्या कर सकते हैं, जब आप डिफरेंस कर रहे हैं तो जैसे स्टार्टिंग में डिफरेंस है ना, तो स्टार्ट को आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी आपके पास जैसे इकोनॉमिक्स का कोई
क्वेश्चन आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सोशल इशू का कोई क्वेश्चन है आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो ऐसे से रिलेटेड कुछ है या आपको कोई सामाजिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आप इसको कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आप 3 अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योग्राफी का हो गया या फिर इकोनॉमिक्स का हो गया, आप डेटा से स्टार्ट कीजिए, पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल इश्यूज के क्वेश्चन आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका, स्ट्रक्चर हमने समझा। अब आइए देखते हैं कि आज के जो उत्तर लेखन अभ्यास है हमारे पास, इसमें क्या है। विकास के रास्ते में क्यों भटका बिहार, इसमें अलग अलग पैराग्राफ में आप देखिएगा, पैराग्राफ में भी यहाँ पर कुछ आपको, अगर आपको ध्यान से नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम आपको सेग्रीगेट करके दिखा देंगे। यहाँ पर हेडलाइंस हैं, तो आप भी अपना जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप उसको इसी तरह से लिखें। जैसे यहाँ पे आपने एक मेन टॉपिक लिखा, है ना, टॉपिक लिखा, उसके बाद आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया। अब आप जब बॉडी लिख रहे हैं तो एक सब हेडिंग लिखिए और उसमें भी आप अपने पॉइंटर्स इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा सब हेडिंग लिखा, फिर आपने पॉइंटर्स मेंशन किया, कहीं पे आप इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, राइट, या फिर अगर कोई ग्राफ दिखा रहे हैं आप ग्राफ दिखा सकते हैं। इन सब चीजों का, इन सारे टूल्स का आप इस्तेमाल कीजिए, ये आपके आंसर को और ज्यादा सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। सब हेडिंग्स को जरूर लिखें, उसमें पॉइंट्स डालें, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाएं और ग्राफ भी बनाएं जहां जहां आवश्यकता है। ज्योग्राफी है तो आप उसमें मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन। अब देखिएगा, सबसे पहले यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है, जो जब भी आपको बिहार से रिलेटेड कोई इस तरह के आंसर्स लिखने हैं तो आप इन सारे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के सेशन का मेन मुद्दा यही है कि आपको ऐसे डेटा देना या आपको एक मल्टी डायमेंशनल सोच कैसे होती है वो बताना। सबसे पहले ये बताया गया है कि पिछले 20 साल से ये देखा गया है कि जो नेशनल एवरेज ग्रोथ है, यानी कि देश जिस तरह से बढ़ रहा है, बिहार उससे ज्यादा बढ़ा है ना। बढ़ने का मतलब आप समझिएगा कि कोई 2 नंबर पे था तो वो पहुंच गया अब 4 नंबर पे पहुंच गया, तो वो 100% बढ़ा, यानी कि 2 से वो 4 नंबर पे पहुंच गया। और अगर कोई पहले ही 7 नंबर पे है तो वो 7.5 पे पहुंचा, लेकिन अभी भी आगे है पर उसकी ग्रोथ की रेट कम है। तो देश का जो ग्रोथ रेट है उस हिसाब से बिहार का ग्रोथ रेट ज्यादा है। ये इस आर्टिकल में सबसे पहले यही बताया गया है कि देश जो है 6.3% पे चल रहा है, लेकिन बिहार 7% पे चल रहा है। अगर हम 2020 तक की बात करें, 2019-2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो 6.6% तक के ग्रोथ पे है और बिहार 7.5% के ग्रोथ पे है। पहले पैराग्राफ में यह बताया गया है। तो इसमें इस आर्टिकल की शुरुआत ही इस तरह से की गई है कि बिहार की इकोनॉमी पिछले 2 दशकों में नेशनल इकोनॉमी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 2000 की दशक में इसके एनुअल ग्रोथ रेट औसतन 7% रहा है। साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमी 6.3% की औसतन दर से चल रही है। ठीक है, तो हमने पहले क्या समझा कि बिहार तो बढ़ रहा है, फिर आगे भी यही बात बताई गई है जो कि मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि 2019-2020 में भी हमारा देखा गया है कि हम 7.5% के ग्रोथ रेट से बढ़े हैं। अब देखिए कितनी सुंदर से आपका ये आंसर स्टार्ट हुआ है, यानी कि हमने अभी जो भी पढ़ेगा उसके दिमाग में एक खलबली डाल दी है कि भाई बिहार तो बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन टॉपिक क्या है कि क्यों अभी भी हम पीछे हैं, है ना, क्यों अभी भी हम पीछे हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, इंट्रोडक्शन बहुत सुंदर से। अगर मान लो आप इंट्रोडक्शन ही ऐसे लिखोगे कि इतने साल से हम जो है वो गरीब राज्य रहे हैं, तो समझ में आएगा कि अच्छा आगे भी ये लोग ऐसे ही रोना गाना करने वाले हैं। या फिर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो बिहार का है, तो इसमें भी यही समझ में आएगा कि हम इसको बेहतर तरीके से नहीं लिख रहे हैं। तो मेन बात आती है आपकी इंट्रोडक्शन की, जहां पर आपने ये समझा कि बिहार जो है वो सबसे तेजी से बढ़ा है, नेशनल एवरेज के औसतन में हम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम जैसे आपका जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसके डेटा को पुट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, क्योंकि हमने बात की है ग्रोथ की, तो हम यहां पे मेंशन करेंगे कि जो जीएसडीपी है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, करंट प्राइस पे वो हमारा 15.5%
10.6% है। और अगर हम रियल जीएसडीपी की बात करेंगे तो ये हमारा 10.6% है, यानी हमारा ग्रोथ जो है वो एक्चुअली नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इस साल की हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की 2000 के बाद से। 2000 के बाद से ये बताया गया कि पिछले 2 दशकों में यानी 20 साल में हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा है। 2019-2020 की अलग से बात करनी जरूरी है क्योंकि उस समय कोविड था, और उसके बाद हमने बात की 2022-2023 जो कि एक्चुअली हमने इकोनॉमिक सर्वे से, यहां पे आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जीएसडीपी करंट प्राइस पे इतना है, रियल जीएसडीपी जो है आपका 10.6% है। फिर हम बात करेंगे कि जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है, अब समस्या का पहला पायदान शुरू हो जाता है। आप सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप नेशनल एवरेज से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमारे देश में, हमारे राज्य में गरीबी क्यों है? हमारे राज्य में गरीबी इसीलिए है क्योंकि जो आपका नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है, वो इस जो आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि करीबन 66,000 है, लेकिन एग्जैक्ट हम अगर आपको डेटा बताएं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है, वो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम 59,637 है, यानी कि बिहार में हर व्यक्ति साल भर में 59,637 रुपीस कमाता है। पूरे राज्य का जो भी इनकम है उसको हम उसकी जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राज्य का पूरा आय डिवाइडेड बाय द जनसंख्या डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन इज ओनली 59,637, जो कि पिछले बार से बढ़ा है, पिछले सालों से ये 13.9% तक बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये कम है। तो आप समझ रहे हैं ये सारे डेटा आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं वेयर यू आर डिस्कसिंग द इकोनॉमी ऑफ बिहार या बिहार के अर्थव्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये सारे आपके फोल्डर पॉइंट्स हैं, इनसे आपका मार्क्स एनरिचमेंट होगा। नेक्स्ट, लेकिन हम साथ ही साथ आर्टिकल का भी सहारा ले रहे हैं ताकि हम आपको बताएं कि जैसे ये महानिदेशक हैं नेशनल अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, है ना, तो जब ये उस इंस्टीट्यूट की महानिदेशक हैं तो इनके स्ट्रक्चर को आप समझिए। अब देखिए अब पहले जब इंट्रोडक्शन हम करेंगे तो इंट्रोडक्शन में ही हम सारे एस्पेक्ट्स को मेंशन कर देंगे कि हम यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि बच्चे स्कूल में कितना ज्यादा भर्ती हो रहे हैं, सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, जन्म के समय में बच्चों में जो लिंग अनुपात होता है, साथ ही साथ हम यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक व्यक्ति औसतन कितना साल जीता है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर को भी हम कंसिडर करने वाले हैं। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को यहां पर कंसिडर करने वाले हैं। तो हमने अलग अलग डायमेंशंस इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दिया, इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमने इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दिया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया कि हमारा बिहार सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, फिर हमने बताया कि हमारा बिहार सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, हमने डेटा से उसको प्रूव किया है। अब वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि ग्रो कर रहा है लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारा अभी भी कम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। अब हम मेंशन करेंगे, अब हम क्या मेंशन करेंगे कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधा में अंतर पाटने की प्रगति अभी भी ये बेहतर नहीं हो पा रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जन्म के समय लिंग अनुपात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर, बिजली और पेयजल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, ठीक है, सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार यहां पर नहीं देखा गया है। और इनमें बिहार में जो राष्ट्रीय औसतन है इससे अभी भी इन चीजों में बिहार नीचे है। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रोथ आप ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो आपका बुनियादी ढांचा है, जो बाकी डायमेंशंस है उसमें आप नीचे हैं, है ना, उसमें आप नीचे हैं। अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो क्वेश्चन है उस पर वापस आते हैं सॉरी, तो क्वेश्चन यही था ना कि क्यों अभी भी बिहार पीछे है, या देश में ज्यादा ग्रोथ, देश से ज्यादा ग्रो करने के बाद भी या ग्रोथ रेट ज्यादा होने के बाद भी अभी भी विकास दर यहां पीछे क्यों है। तो बॉडी में एक एक करके चीजों को आप क्या करेंगे, आप अपने स्ट्रक्चर को समझेंगे। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब अपने बॉडी को आप मल्टी डायमेंशनल बना रहे हैं। पहला आपने सब हेडिंग जैसे यहां पर डाला गया आबादी का दुष्प्रभाव। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको अगर हम अलग से देश का मान्यता दे देते तो बिहार दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाता, ठीक है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको अगर हम देश का एक स्ट्रक्चर दे देते कि ये
एक कंट्री अलग से, तो ये 10वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हो जाता, क्योंकि बिहार में 12 करोड़ लोग रहते हैं। और आज भी जो यहाँ पे प्रजनन दर है वो 3 है, यानी कि हर महिला के करीबन औसतन 3 बच्चे हो रहे हैं। फर्टिलिटी रेट यहाँ पे काफी हाई है और 1.5% के साथ हर साल जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अगर हम दशकीय वृद्धि दर भी देखेंगे तो बिहार की सबसे ज्यादा है, हमारे देश से भी ज्यादा है। यही कारण है कि पहले तो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि आबादी का दुष्प्रभाव। देखिए, अब आप सब हेडिंग में भी थोड़ा सा इनोवेशन कर सकते हैं। कुछ लोग लिखेंगे पॉपुलेशन, रीजन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेकिन आप इस तरह से लिखें कि द मैन इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन या द डीमेरिट ऑफ पॉपुलेशन, तो यहां पे आप थोड़ा सब हेडिंग में अपना इनोवेशन दिखा सकते हैं ताकि वो सब हेडिंग पढ़ने का मन करे। एकदम एक ही तरह से सब हेडिंग नहीं लिख के हम कुछ अलग लिख सकते हैं। तो ये चीज यहां पे बताया गया है कि आपकी जीडीपी तो ग्रोथ रेट हो रही है, लेकिन पर कैपिटा के लिए आपको उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कि वो आपका बिलो नेशनल एवरेज चला जाएगा, है ना, बिलो नेशनल एवरेज चला जाएगा। फर्टिलिटी रेट जैसा हमने डिस्कस किया कि अभी भी 3 तक है। भारत का जो फर्टिलिटी रेट है या जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.9 है, लेकिन बिहार का 1.5% है। पर कैपिटा इनकम, जो कि हमने पहले ही बात कर ली, 59,000 के करीब ये है, और यहाँ पे आर्टिकल में 66,000 लिखा है, तो ये एवरेज ये बता रही है लगभग। अब अगर हम बात करते हैं कि एक भारतीय कितना कमाता है, मान लो एक भारतीय 100 रुपए कमाता है, तो एक बिहारी 30 रुपए ही कमा रहा है, यानी कि देश में जो कमाई हो रही है उसका सिर्फ 30% तक, ठीक है, 30% हिस्सा ही लगभग प्रति व्यक्ति आय, एक औसतन भारतीय की कमाई का लगभग 30% हिस्सा ही है। इसका कारण यह है, देखिए, कम कमाई की वजह हमने क्या समझी, कम कमाई की वजह हमने ये समझी कि आपका जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है। आबादी का दुष्प्रभाव आपने समझा, आपने जनसंख्या वृद्धि को भी समझा। अब बात क्या है कि हम खेती पर ज्यादा निर्भर हैं। हमारे राज्य में अभी भी नॉन ट्रेडेबल सर्विसेज ज्यादा हैं, यानी हमने अभी भी व्यापार को पूरी तरह से अपने राज्य में, जैसे होता है ना, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं, तो वो चीज हमारे राज्य में अभी भी कम है। तो नॉन ट्रेडेबल सर्विस को यहां पे बताया गया है कि क्योंकि नॉन ट्रेडेबल सर्विस पर अभी भी हम निर्भर हैं। कृषि, ठीक है, इसकी बड़ी वजह है कि कृषि और निर्माण, अगर हम निर्माण की बात करें तो देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन में करीबन 18% एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 6% ही राज्य में एम्प्लॉयमेंट है। ये सारे डेटा बहुत जरूरी है। राज्य में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो हमारे युवाओं को सिर्फ 6% युवा, मतलब जितने भी लोग रोजगार है, सिर्फ 6% तक की रोजगारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में है, जबकि कंस्ट्रक्शन में 18% है। और कृषि में देखिए, कृषि अभी जीडीपी का करीबन, मतलब अगर हम आपको इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताएं तो 20% हिस्सा जीडीपी का आपका कृषि क्षेत्र में है, लेकिन अभी भी 1/4 हिस्सा करीबन कृषि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। कृषि का योगदान इसमें 1/4 है, जो कि काफी ज्यादा है। और अभी भी हम नॉन ट्रेडेबल सर्विस की बात कर रहे हैं, यानी अभी भी हमने पूरी तरह से व्यापार को, स्टार्टअप इंडिया को, बिजनेस को ये अपने राज्य में पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज नहीं किया हुआ है। फिर बात होती है कि जब हम बात करें कि अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की, तो पूरे भारत में 35% तक लोग अभी शहर में आ चुके हैं, सिर्फ 65% तक लोग गांव में रहते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी 12% तक लोग ही शहरीकरण हुआ है उनका, वही लोग शहर में रह रहे हैं। बाकी इसके बाद 78% तक लोग कहां, तो यहां पर बात क्या हो रही है कि यहां पे बात हो रही है कि 88% तक लोग अभी भी गांव में रहते हैं। बिहार में सिर्फ 22% महिलाएं जॉब में हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं जो है वो असंगठित क्षेत्रों में है, यानी आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है उसमें ज्यादा महिलाएं अभी भी वहां पे काम करती हैं। ठीक है, तो रोजगार कर रही है, लेकिन कैजुअल वर्कर्स अभी भी बिहार में ज्यादा है महिलाएं। ठीक है, लिटरेसी रेट में भी आप पीछे हैं। लिटरेसी रेट में देश का औसतन 73% है, बिहार में अप्रोक्सीमेटली 61% है। इसका मतलब है कि बच्चों का भी स्कूल में एनरोलमेंट कम है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा कम है। जब हम बात करते हैं बिहार में पैसा आएगा कहां से, तो ये देखिए पढ़ाई में पीछे है, ये आपने लिख दिया। फिर बात आती है कि पैसा आएगा कहां से, तो जब हम बात कर रहे हैं कि टैक्स एंड नॉन टैक्स कलेक्शन,
जब तक राज्य में रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बिहार जब तक उसको रेवेन्यू का कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो खर्च कैसे करेगा? जब तक खर्च नहीं होगा, जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो एसेट क्रिएशन कैसे होगा, है ना? जब तक आप स्कूल नहीं बना रहे, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं बना रहे, तो लोगों को सेवाएं कैसे मिलेंगी? सेवाएं नहीं मिलेंगी, वहां पे लोगों की बहाली कैसे कर रहे हैं, भर्ती कैसे करेंगे? तो हमारे पास रेवेन्यू ही कम आता है, जो टैक्स और नॉन टैक्सेबल इनकम है वो भी कम है। इस कारण से बिहार को बाकी देश से ग्रांट मांगना पड़ता है, और यही कारण है कि बार बार बिहार कहता है कि आप हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, यानी कि आप हमको स्पेशल स्टेट कंसिडर कीजिए, आप हमें ज्यादा ग्रांट दीजिए, है ना? इस कारण से बिहार जो है उसको बार बार केंद्र के सामने झुकना भी पड़ता है। उसके बाद आप देखिएगा सार्वजनिक खर्च भी हमारे ज्यादा है, यानी बिहार में अभी भी क्या है कि व्यय और खर्च ज्यादा है। भले आय कम है लेकिन व्यय ज्यादा हो रहा है, 30% तक सार्वजनिक खर्च है, यानी अभी भी हम हॉस्पिटल और स्कूल में पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो राज्य है वो हमें वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। हम साउथ की जब स्टेट्स की बात करते हैं तो साउथ के स्टेट्स में जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसका कम पैसे में सारा इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकता है, लेकिन बिहार में सरकारी हॉस्पिटलों का आपने हालत जाना है, आपने हालत देखा है। कोई भी एवरेज व्यक्ति भी कोशिश करता है कि वो इलाज प्राइवेट में ही करवाए अगर जान उसको प्यारा है, राइट? तो ये बिहार की कुछ समस्याएं हैं। फिर जब हम बात करें, ये जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे का है कि 60% जो आपकी जीडीपी है वो सेवा क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर से आ रही है, 20% आपकी प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर 20% आती है। प्राइमरी सेक्टर जो है पिछले साल से 6.7% बढ़ा है, सेकेंडरी सेक्टर 6.8% बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा सेवा यानी कि टर्शरी सेक्टर 13% तक हमारे राज्य में बढ़ चुका है। अगर हम बात करेंगे महंगाई की तो देखिएगा एग्रीकल्चर आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यही समस्या है। इसी को हमको शिफ्ट करना है, इसी को हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हो जाए, है ना? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये भी शिफ्ट हो और हम सेकेंडरी सेक्टर को और ज्यादा ग्रो करें। इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो बिहार में 5.5% तक की महंगाई रही 2022-2023 में, जिसमें रूरल सेक्टर में 5.5% और अर्बन सेक्टर में जो आपका शहरी क्षेत्र है 5.6% तक की महंगाई रही। फिर नेक्स्ट आता है कि बिहार के लिए रास्ता क्या है, तो बिहार के लिए रास्ता यही है कि लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ाएं, है ना? महिलाओं को पीछे ना छोड़े। इसके लिए हम कौशल विकास कर सकते हैं, इसके लिए हम कौशल विकास कर सकते हैं, यानी कि हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं लोगों का। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग एजुकेटेड है, एजुकेटेड यानी कि साक्षरता दर उनमें ज्यादा हो। साक्षरता दर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उन्हें स्कूल में एनरोल करवाना पड़ेगा। स्कूल में एनरोल कराने के लिए हमें उन्हें प्रॉपर बुनियादी ढांचा देना पड़ेगा, और बुनियादी ढांचा तभी आएगा जब हमारी आय बढ़ेगी, राज्य की आय बढ़ेगी। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है जिसे हमें तोड़कर इसका सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन हो सकता है इनोवेशन, है ना? इनोवेशन, जब आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं, या टेक्नोलॉजी, हम बिहार को भी डिजिटलीकरण करना चाहते हैं, यहां पर टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि 12 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं, और ये दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो सकता था अगर ये अलग से एक देश होता। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि सबसे ज्यादा लोग रोजगार पा चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो एग्रीकल्चर समीक्षा करने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंसिंग यानी कि जो पब्लिक फाइनेंसिंग है, आमदनी, जो सरकारी पैसा आता है वो आमदनी को बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ ही साथ सब्सिडी कम हो, ताकि सब्सिडी कम हो, लोग ज्यादा कमाएंगे तो राज्य को भी कम सब्सिडी देना पड़ेगा। इस तरह से हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम कर सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रेवेन्यू में जो पैसा जाता है वो पैसा कहीं असेट क्रिएट नहीं करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट क्रिएशन होता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई असेट क्रिएशन नहीं होता है। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, आप एक रफ पेज ले सकते हैं जो आपको एग्जाम के में मिलता है। लास्ट के कुछ पेजेस रफ रहते हैं, उसमें आप लिखिए कि जैसे हम एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर के बारे में लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख सकते हैं, फिर फाइनेंसिंग सेक्टर, इन्वायरमेंट पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, या अगर हम इन्वायरमेंट को और अच्छा करते हैं तो हमारा खर्च भी कम होगा। मान लीजिए इन्वायरमेंट अच्छा है तो लोगों का स्वास्थ्य उतना ज्यादा खराब नहीं होगा, स्वास्थ्य पर कम खर्चा होगा सरकार का, है ना?
लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, तो हम किस तरह से अपने देश में, अपने राज्य में लोगों को और ज्यादा स्किल प्रोवाइड करें ताकि वो लेबर फोर्स बेहतर हो सके। हमारा डेमोग्राफिक सरप्लस को हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड में तब्दील करना है। एंटरप्राइज में यानी कि हम भी अपने राज्य में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। कैसे होगा? अगर हम सभी चीजों को सुगम कर दें, ई गवर्नेंस कर दें, यानी कि ऑनलाइन ही सारी चीजें इजीली उपलब्ध हो। फिर रूरल्स को लेकर यानी ग्रामीण क्षेत्र को लेकर, क्योंकि 88% बिहार के लोग जो हैं अभी भी रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 12% अर्बन एरिया में रहते हैं, तो दोनों को साथ में लेकर हमें चलना है। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा प्रवासी, बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो जाए, बहुत ज्यादा लोग जो है वो रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर में आ जाए, तो जो शहर है उनको हमें किस तरह से विकसित करना होगा? स्मार्ट सिटी की तरह से, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के साथ चल सके। और फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी हमें काम करना है, क्योंकि बिहार एक युवा राज्य है। युवा राज्य है यानी कि बच्चे जो है बिहार में ज्यादा है। चाइल्ड डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन को बढ़ावा देकर और एनरोलमेंट को बढ़ावा देकर। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखते हैं और आप मुझे बताइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे लिखकर, जहां पे आप लिखेंगे करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप लिखिएगा कि अगर हम भारत को विकसित करना चाहते हैं तो हमें बिहार को भी विकसित करना है। इसके लिए इसके क्या उपाय हैं या इसके लिए आगे की राह क्या है? ठीक है, तो इस आंसर को आप लिखिएगा, एक ऐसे के फॉर्मेट में आप लिखिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। बाकी अगर आप इसी तरह से आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे इसी आंसर राइटिंग में मैंने आपको बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स भी बताए, तो आपकी मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं मेंस के साथ साथ, तो आप चाणक्य 4.0 बैच में आ सकते हैं, जो कि 4 अप्रैल से शुरू है। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो चाणक्य प्रीलिम्स 2.0 बैच आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल अभी शुरू की है तैयारी, आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी है, तो एनसीईआरटी के बैच भी है यहाँ पर उपलब्ध, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि सिर्फ 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है, राइट। तो इन बैचेस में आप, आज लास्ट डे है, आप इनरोल कर सकते हैं। लास्ट डे का मतलब क्या है कि होली हंगामा का आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 90% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ 1 साल नहीं बल्कि 1 साल 3 महीने की वैलिडिटी, यानी कि 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको बैचेस में उपलब्ध कराई जाएंगी। बीपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मेंस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी बाद में देखेंगे। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको मुख्य रूप से करनी है, उसी में जो फैक्चुअल डिटेल्स है, उसी में जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, उससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इस कारण से बच्चे जो है एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मेंस की तैयारी करते हैं या सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ये पूरी तैयारी इंटीग्रेटेड तैयारी है, एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको ये तैयारी को देखना होगा। अगर आपको उत्तर लेखन अभ्यास का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम और क्लासेस भी लेकर आ सकें। थैंक यू।